वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रू वीजा गाइड, जिसमें कि हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ इमिग्रेशन की न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट्स और डिफरेंट वीज़ा की प्रोसेसेस के बारे में। लेकिन आज आपके लिए लेके आए हैं कनाडा स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है, और वो एडवाइस देने के लिए हम आपके साथ एक लाइव एग्जाम्पल मिस्टर हिमांशु, जो कि कनाडा के पीआर हैं, ये स्टूडेंट वीज़ा पर गए थे कुछ साल पहले। तो इनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं ये हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आपको गाइडेंस मिले कि आपको अगर स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा जाना है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे आपको पीआर मिल सकती है। थैंक यू सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, व्यूअर्स को बताइए कि आपका कैसे जर्नी स्टार्ट हुई कनाडा में, जब आप स्टडी वीज़ा पर गए, तो ये थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएंगे। सर, मैं 2022 में मैं गया था वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे। तो उस टाइम पे कोविड चल रहा था, उस टाइम पे मेरा एडमिशन हुआ था। उसके बाद 1 साल की स्टडी थी मेरी, क्योंकि पहले मैंने मास्टर्स की हुई थी। राइट। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मेरा 1 साल मेरी स्टडी कंप्लीट होने के बाद PGWP मेरे पास 1 साल का था। तो मैं 1 साल का PGWP में विद इन फर्स्ट मंथ मेरी जॉब लग गई थी IT में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है जो IT का है। तो IT में मेरी जॉब लग गई थी। तो फिर वहाँ का जो प्रोसेस होता है उसके लिए आपको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जैसे मेरा 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हुआ था वहाँ पर, तो मैंने अपनी फाइल पूल में डाल दी थी। और उसके लिए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी इमिग्रेशन की, कि जैसे 8777 बैंड्स हैं, आपको IELTS में लेने पड़ते हैं, और आपका एक सर्टेन आपको स्कोर होता है। तो उस टाइम पे जो रोज थे वो भी थोड़े कम पॉइंट्स के थे, जैसे कि आजकल तो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मेरे उस टाइम पे 490 मेरा स्कोर था, तो 488 वाले ड्रॉप में मेरा आ गया था, और फिर मेरी PR हो गई। ओके, तो जैसा कि व्यूअर्स आप सबने जाना कि जो वहाँ की PR लेने के लिए पॉइंट सिस्टम है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। और आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि वहाँ पर कनाडा में आज की डेट में पॉइंट्स लेना भी बहुत, जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। तो सर से जानेंगे कि आज की डेट में क्या सिनेरियो चल रहे हैं, और जब ये गए थे 2022 में, उस टाइम जो काम मिलने की जो चांसेस थे और आज के जो चांसेस है उसमें क्या डिफरेंस है, और PR के लिए क्या करना चाहिए वो 2022 के सिनेरियो को लेके, और आज 2025 में जब हम बात कर रहे हैं तो अब क्या करना होगा। सर, पहले जो पॉइंट्स का क्राइटेरिया था वो थोड़ा सा बेटर था आज के कंपैरेटिवली। जैसे अभी जो रिसेंट मैंने देखा था कि जो रिसेंट CEC का ड्रॉ आया था वो 525 कट ऑफ गई थी। तो उससे पहले जो ऑन एन एवरेज रहता था वो 470, 480, 490 के आसपास रहता था, जो कि फिर भी मतलब अचीवेबल होता है कि अगर आप यहाँ से बैचलर्स है और आपने 8777 वहाँ पे ले लिया, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया। अभी थोड़ा सा जैसे बढ़ गया है तो आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई, आपको थोड़ा सा IELTS में अपना ग्रो करना पड़ता है, या आपके पास एटलीस्ट मास्टर्स हो इंडिया से, या कहीं से भी इंडिया का एक्सपीरियंस हो 2 या 3 साल का। फिर वहाँ पे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। अदरवाइज या तो मतलब डिप्लोमा की बजाय आप वहाँ पे कोई डिग्री कीजिए, तो उसके पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं रादर देन डिप्लोमा के। तो ये सब उसमें काफ़ी फैक्टर्स कंसीडर होते हैं। और बात रही काम की, तो पहले जब मैं गया था उस टाइम फिर भी काम थोड़ा सा आसान था, कि आपको आसानी से मिल जाता था, क्योंकि अभी जो रिसेंट है वो इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई है, तो बहुत सारे लोग गए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं काम पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसकी वजह से अब थोड़ी से मौके कम हो गए। ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिलते, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो 10-20% का फर्क पड़ा है उसमें। तो कैसे लोगों को मौके मिलते हैं आज की डेट में? जैसे पहले आप जब गए होंगे, या आपसे पहले भी जो लोग गए थे, हम उन लोगों से सुनते हैं कि पहले जो भी जाता था काम इजीली मिल जाता था। तो आज की डेट में किन लोगों को काम मिल रहा है और किन को नहीं मिल रहा है? सर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है या जितना मैंने वहाँ पे देखा है, आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। या तो आपके पास हाथ की कोई स्किल हो, जैसे आप प्लम्बिंग का काम करते हो, आप सलून का काम करते हो, तो इस तरीके के कामों में आपको थोड़ा सा एक एडवांटेज। फिजियोथेरेपी वगैरह का अगर कोई काम सीख के जाए तो वो भी उसका भी फायदा है। सलून वगैरह का कोई काम सीख के जा रहे हैं, जी बिल्कुल, काइरोप्रैक्टर का काम सीख के जा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम है। तो इस तरह की अगर आप लोगों के पास स्किल्स हैं तो आपको वहां पर काम मिलने में मुश्किल नहीं होगी। होपफुली मिल जाता है काम जी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स आई थिंक एक मेजर रोल है जी। ठीक है, आप लोगों ने IELTS करी होती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स में कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अप टू मार्क नहीं होती, कि जिससे कि वो वहां सर्वाइव कर पाए जी। तो उसके लिए आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी हाई लेवल पे ही रखनी है, कि स्कोर ले लिया, 6 बैंड्स ले लिए, बट इसके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके, काम कर सके जी।
है ना। इसके अलावा जिन लोगों को काम नहीं मिलता, तो किस तरह के लोग होंगे वो जिनको काम नहीं मिलता है? सर उसमें ज्यादातर लोग वही होते हैं कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, सबसे बड़ी बात जैसे अभी आपने बोला कि कम्युनिकेशन स्किल, कि अगर आप किसी वेयर हाउस में भी जाते हो, मेजोरिटी ऑफ लोग अगर हम कहीं पे जाते हैं हमारे इंडियंस होते हैं, बट कई जगह पे आपके जो सुपरवाइजर होते हैं, जो अपर हिरार्की होती है उसमें कैनेडियन होते हैं या जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग जिन्हें हम बोलते हैं वो होते हैं, तो उनके साथ अगर आपका कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाएंगे तो आप थोड़ा सा वहां पे पीछे रह जाते हैं। तो एटलीस्ट आपकी कम्युनिकेशन तो अच्छी हो कि एक बेसिक आपको वेयर हाउस में काम कहीं पे ढूंढना हो या किसी रेस्टोरेंट में काम ढूंढना हो तो आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो चीज बताई जा रही है सर के द्वारा भी, कि अगर आपने आज की डेट में कनाडा जाकर स्टूडेंट वीजा के ऊपर जा रहे हो और आपने काम लेना है वहां पर ड्यूरिंग योर स्टडी, तो आपको यहीं इंडिया से स्किल्स अपनी बनाकर जानी है अलोंग विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये अगर आपकी हैं तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम स्टूडेंट वीजा पे जाएंगे वहां जाकर देख लेंगे, तो उनको काम मिलने के चांसेस भी कम हैं। और अब आगे बात करते हैं कि सर्वाइवल के लिए, जैसे कि जो पहले क्या हो रहा था कुछ साल पहले, कि हम 1 साल की ट्यूशन फी पे कर देते थे, जीआईसी पे कर देते थे, तो उसके बाद जो 2 या 3 साल की जो भी स्टडी प्रोग्राम होता था, तो वहां का जो भी एक्सपेंसेस था वो बच्चा काम करके निकाल लेता था। लेकिन आज की डेट में क्या सिनेरियो है और क्या एडवाइस है सर आपकी? सर पहले वही जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले जीआईसी और काम भी इजीली अवेलेबल हो जाता था, तो फीस आराम से बच्चे कर पाते थे। आज के टाइम में सबसे मेन तो ये है कि आपको थोड़ा बैकअप लेके तो चलना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको स्मार्ट मूव कर दिखाना पड़ेगा उसमें कि आपको सेविंग्स अपनी करने, क्योंकि काम की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण आपके पास मौके भी कम होंगे। जीआईसी है और वहां पर इन्फ्लेशन भी इस टाइम पे ज्यादा है, तो आपके रेंट वगैरह जो है रूम के वो भी पहले से काफी बढ़े हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा बैकअप लेके अपने घर से भी चलिए। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली वहीं से अपनी फीस भी निकाल पाएंगे, हाँ आप निकाल भी सकते हैं, बट फिर भी आपको थोड़ा तो उस चांस को लेके चलना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि अपना काम आप मतलब विद इन आप जितना आपको गिवन टाइम होता है उसके अंदर भी करेंगे तो भी आप बहुत ही ज्यादा टाइट पोजीशन हो जाती है आपको फीस निकालने, क्योंकि फीस भी बढ़ी हुई है। फीस भी इस टाइम पे पहले के जैसे जिस टाइम मैं गया था और आज की फीस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है उस टाइम पे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि हाँ अपनी सेविंग्स कीजिए और अपना बैकअप लेके जरूर चलिए। आप एक जीआईसी के सहारे अपनी पूरी फीस नहीं निकाल सकते, वो आपके सिर्फ एक ही सेमेस्टर की फीस निकाल पाएंगे। तो जैसा कि सर ने बताया कि बैकअप लेके चले, इट मीन्स कि अगर आप 1 साल की फीस भर रहे हैं, 1 साल की जीआईसी अकाउंट में डालकर जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपके पेरेंट्स के पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स हैं तो उसको संभाल कर रखें। क्यों? क्योंकि अगर आपको काम अप टू मार्क नहीं मिल पाएगा किसी भी कारण से, तो आपके पास बैकअप सोल्यूशन रेडी होना चाहिए। दूसरा कि अगर आपके पास काम है, जो भी अर्निंग्स आप कर रहे हो बहुत ही स्मार्टली आपने मूव करना है, उसमें से आपने सेविंग्स करनी है ताकि आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना कर पाए। तो सर ये स्टूडेंट्स के लिए एक ओवरऑल सजेशन क्या है कि जो भी बच्चे जाते हैं, इन शॉर्ट एक ब्रीफ कर दें अगर हम, कि आज के डेट में स्टडी वीजा के ऊपर अगर कनाडा जा रहे हैं तो ब्रीफ में थोड़ा सा बता दीजिए कि स्टूडेंट्स क्या करें। सर एक अच्छी चीज वहां की है कि आपको पीआर आसानी से मिल जाती है। आसानी से भी तब है जब आप उनके क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं। एग्जैक्टली। आप जब पीजीडब्ल्यूपी पे आए तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड आप जॉब करेंगे तो आपके चांसेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि आप पॉइंट्स कवर अप कर पाएंगे और आपको किसी फ्रॉडुलेंट किसी तरीके में नहीं जाना पड़ेगा, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो एक अच्छा है, आप जाइए, आप स्मार्टली तरीके से वहां पे पढ़िए, आप एक अच्छा कोर्स लीजिए, रादर देन डिप्लोमा के आप डिग्री करेंगे वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वो कीजिए। उसके बाद अपनी सेविंग कीजिए और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर आप पीआर के प्रोसेस में जाएंगे तो आप हो जाएंगे। मतलब इस समय पे पीआर होना कनाडा में आसान भी है, मुश्किल भी है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के सिनेरियो में। थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना सर की एडवाइस भी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी कनाडा जाने की सोच रहे हैं, तो वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। कनाडा बहुत सालों से इसलिए फेमस है कि वो पीआर के मामले में परसेंटेज में बहुत हाई है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से आप कंपैरिजन कराते हैं, यूके या न्यूजीलैंड से कराते हैं या यूरोपियन कंट्रीज से कराते हैं, तो कनाडा में पीआर लेना आसान है, बट ये आपके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है आप कितना स्कोर अर्न करते हैं, किस टाइप के कोर्स में जाते हैं और किस टाइप के आगे काम में जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आपके लिए। थैंक यू।